चैप्टर नंबर 2 हमारा है और ये हमारा स्टूडेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके एंड एनालिसिस, यानी कि 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ऑलरेडी आप पढ़ते आए हैं, काफी आपको जो है वो बेटर नॉलेज होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी क्या होती हैं। और सेकंड जो है वो हम इसमें चेक करेंगे, हम और एनालिसिस की बात करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस जो है वो हम किस तरीके से करते हैं, उसकी हमें नीड की होती है और उसके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के। जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखें इस चैप्टर के, वो हमारे क्या जी, रिव्यू द कंटेंट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स रिपोर्ट एंड द प्रोसीजर ऑफ कंसोलिडेटिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग गोल्स है, वो है अंडरस्टैंड हु यूजेस द फाइनेंशियल रेशियोज एंड हाउ, ये फाइनेंशियल रेशियोज कौन इस्तेमाल करता है और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है जी, यूज रेशियोज टू एनालाइज द फर्म लिक्विडिटी एंड एक्टिविटी, कि हम इसमें जो हमारी फर्म है उसकी लिक्विडिटी और एक्टिविटी को जो है वो कैसे एनालाइज करते हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड फाइनेंशियल लिवरेज, कि हम जो डेट और जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। एंड रेशियोज यूज्ड टू एनालाइज द फर्म डेट, और जो रेशियोज हैं वो फर्म डेट के लिए किस तरह हम उसको एनालाइज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे। फिफ्थ हमारा है जी, यूज रेशियो टू एनालाइज अ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट वैल्यू, जो आपकी रेशियोज है उसको हम एनालाइज करते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट वैल्यू के हवाले से। देन यूज अ समरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, द DuPont सिस्टम ऑफ एनालिसिस टू परफॉर्म अ कंप्लीट रेशियो एनालिसिस। ठीक है जी, ये हमारे इस चैप्टर के जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या लर्निंग गोल्स हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। द 4 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारे पास 4 मेजर किस्म की होती हैं, जिन्हें हम 4 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है वो नाम दे रहे होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है जी, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, पहली हम डिस्कस कर रहे हैं जी इनकम स्टेटमेंट। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट आपकी होती क्या है, ये आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रोवाइड करती है, उनको हम क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे। काफी आप इन चीजों से फेमिलियर हैं, आपको इश्यू नहीं होगा क्योंकि ये चीजें आप ऑलरेडी जो है वो करते हुए आए हैं। Income statement provides the financial summary of the firm's operating results during a स्पेसिफिक पीरियड की ये एक समरी है, आपके ने पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल पीरियड के अंदर आपने जितनी अर्निंग्स की हैं, जितनी आपने जो है एक्सपेंसेस की हैं, उसकी जो समरी होती है या कंक्लूडेड रिपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, वो अब इसे समरी हम इसलिए बोलते हैं कि आपने होल ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड बहुत से एक्सपेंसेस और इनकम्स जनरेट की होती है। लेट्स सपोज अगर आपकी बिजनेस का रेंट, आप रेंटेड बिल्डिंग है तो आप क्या करते हैं कि रेंट पे करते हैं, तो सारी हर महीने आप रेंट पे कर रहे होते हैं। ठीक है जी, वो आप वहां पे आप कंसोलिडेटेड पूरे साल का रेंट मेंशन करते हैं, मंथली नहीं होता। फिर आप सैलरीज या वेजेस मंथली, सैलरीज आपको पता है कि मंथली बेसिस पे होती हैं और वेजेस आपके डेली बेसिस पे होती हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप मेंशन ये नहीं करते जी इस तारीख को इतनी वेजेस पे की है, आप ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल पीरियड में जितनी भी वेजेस पे की होती हैं आप वेजेस की हेडिंग के अंदर जो है वो मेंशन कर देते हैं। नो डाउट इसकी बैक के ऊपर वर्किंग पेपर तो होते हैं आपके पास। तो ये क्या होती है, बेसिकली समरी होती है आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर की, कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेंसेस किए हैं वो कौन से हैं, आपको जो डिफरेंट टाइप्स की इनकम जनरेट हुई है वो आपकी क्या है। इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, फाइनेंशियल समरी ऑफ द फर्म ऑपरेशन रिजल्टिंग ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड। Most common are income statement covering a 1 year period ending at a specific date. अब only ordinary on 31st December of the calendar year. Normally हम ये कंसीडर करते हैं कि आपका फाइनेंशियल
दिसंबर। कैलेंडर ईयर की जब हम बात करते हैं तो आपको हम जो कैलेंडर ईयर यूज करते हैं वो हम 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर को हम क्या करते हैं वो एंड कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो तमाम आपकी जो कंपनीज हैं या एंटिटीज हैं उनका फाइनेंशियल पीरियड, जब हम कैलेंडर ईयर की स्पेसिफिक बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे। अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बैंकिंग सेक्टर 1 जनवरी से स्टार्ट करता है और 31 दिसंबर को क्लोज करता है। अगर आप गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट करें तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर 30 जून तक जाता है। अगर आप शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो 1 सितंबर से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट ईयर 31 अगस्त को क्या करते हैं उनका फाइनेंशियल पीरियड क्लोज होता है। रखना 12 मंथ्स का ही है, तो लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एंटिटी है उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर है, यानी कि 1 जनवरी से वो अपनी जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करती है और 31 दिसंबर को एवरी ईयर क्या कर देती है वो क्लोज कर देती है। मेनी लार्ज फर्म्स हैव ऑपरेट ऑन अ 12 मंथ्स फाइनेंशियल साइकिल। अब जब हम बात करते हैं कि आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 12 मंथ्स का फाइनेंशियल साइकिल यूज करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कैलेंडर ईयर में से कोई भी डेट कोई भी मंथ अपना स्टार्टिंग यूज कर सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो कैलेंडर ईयर को ही वो यूज करें। तो इसको हम कहते हैं, जब हम फाइनेंशियल साइकिल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स के वो 12 मंथ का जो है वो आपका जो है वो फाइनेंशियल साइकिल है। और अब फिस्कल ईयर हम इसको हम फाइनेंशियल साइकिल को फिस्कल ईयर भी बोल देते हैं। That ends at a time other than December 31st, यानी कि जो 31 दिसंबर के अलावा भी क्या होता है वो क्लोज हो जाता है। मंथली इनकम स्टेटमेंट्स आर टिपिकली प्रिपेयर्ड फॉर यूज द मैनेजमेंट एंड क्वार्टरली स्टेटमेंट्स must be made available to the stockholders or the public owned corporation। अब क्या होता है कि आपको मंथली हम क्या करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम मंथली हर महीने जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेम्परेरी क्लोज करती हैं। बेसिकली ये हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो टेम्परेरी क्लोज कर रहे होती हैं वो ये बता रहे हो, हमने मैनेजमेंट को बताना है कि इस मंथ यानी कि जनवरी के माह में हमारी जो है वो कितने एक्सपेंसेस हुए और कितनी इनकम हुई, ताकि उसकी बेस के ऊपर अगर अपनी किसी पॉलिसी को रिव्यू करना है तो मैनेजमेंट जो है वो इजीली जो है वो रिव्यू कर ले उसको। ठीक है जी, उसको चेंज करना है तो वो चेंज कर ले। तो इसलिए आप कंपनीज के अंदर क्या होता है, अगर जो लोग आप माशाल्लाह तमाम लोग जॉब्स करते हैं तो आपके इंटरनल ऑडिटर होते हैं, आप जाहिर बात है वो मंथली बेसिस पे नॉर्मली आते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं कि आपने 31 जनवरी को क्लोज किया और 1 फेब को पहले आके सारा जो है वो इंटरनल ऑडिट स्टार्ट होगा, साथ साथ आपका रूटीन का काम तो चलता रहता है, इंटरनल ऑडिट होगा और फिर वो अगला महीना आपका जो है उसके हिसाब से जो है वो कंटिन्यू होगा। तो क्या होता है कि वो मंथली आप जो टेम्परेरी क्लोज करते हैं वो उस मंथ की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने का रहे होते हैं कि जनवरी के एंड पर आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है। इस तरीके से आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स इशू करती हैं। अब वो जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली किसके लिए होती हैं, वो शेयर होल्डर्स के लिए होती हैं, पब्लिक के लिए होती हैं। शेयर होल्डर्स बेसिकली वांट टू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ एंटिटी और द ऑर्गेनाइजेशन और द कॉर्पोरेशन एट द एंड ऑफ 1 क्वार्टर। कितने महीने का होता है, 3 माह का। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है जी, तो वो क्वार्टरली जो है वो रिपोर्ट जो है वो और कंपनीज ऑर्डिनेंस जो हमारा है मुताबिक जो है वो रिस्ट्रिक्शन है कि अब कंपनीज जो है वो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट भी क्या करते हैं वो इशू करती हैं। वो पब्लिकली भी होती है और वो आपके स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स जो है वो उनके पास भी होती है कि वो 3 माह की जो है वो अपनी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी जो है वो चेक कर सके। तो इसमें जो है आफ्टर द अप्रोप्रिएट, अब इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, अब इसमें होता ये है कि आपके क्या होते हैं कि अगर हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली इसको एनुअली, लेकिन हम क्या करते हैं हम इसे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हम इसे क्वार्टरली करते हैं और आप उसके है वो टैक्स पर्पस के लिए भी सम टाइम इसे जो है वो क्वार्टरली आप क्या करते हैं वो कर रहे होते हैं। अभी आपके पास एक आपके सामने जो है वो फाइनेंशियल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन जी जी क्वार्टरली जी प्लीज, और जो मंथली क्लोजिंग होती है ये आपके जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसकी तरफ से आती है या अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आती है?
अच्छा, ये जो आपकी होती है ना मंथली, ये आपकी जो मैनेजमेंट की तरफ से होती है, अकाउंट्स की तरफ से ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। अकाउंट्स इज द बेसिकली डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है अकाउंट्स, ठीक हो गया। अब होता यह है कि ये मैनेजमेंट क्या करती है, नॉर्मली सारी बातें जो मंथली क्लोजिंग होती है ना, ये छोटे बेसिस भी करते हैं बड़े, लेकिन जो बड़े बेसिस होते हैं क्योंकि वो इंटरनल ऑडिटर को इजीली सकते हैं, तो इसलिए। और नॉर्मली जो है वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपनी मंथली जो है ना क्लोजिंग सारे बेसिस करते हैं, लेकिन मंथली क्लोजिंग के ऊपर मंथली जो ऑडिट है ना, जिसे आप इंटरनल ऑडिट का नाम भी देते हैं, ये कंपनीज करवा रही होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही होती है, या आपकी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड करवा रही होती हैं। बेसिकली इसका ये मैनेजमेंट करवाती है। उसकी रीजंस काफी सारी होती हैं। एक रीजन तो बेटा ये होती है कि आपने मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो चेक कर लेते हैं किसी किस्म की एरर ओमिशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि अकाउंट्स की रेक्टिफिकेशन हो जाए, ठीक है जी, ट्रू पिक्चर चली जाए। दूसरा इसका बेनिफिट होता है कि अगर कोई बेसिस के अंदर, आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यहाँ पे प्लान्ड फ्रॉड होते हैं। प्लान्ड फ्रॉड से मुराद है कि मैं या आप एक पर्सन फ्रॉड नहीं कर सकता, गैंग होता है। गैंग से मुराद के 4 5 6 लोग मिले हुए होते हैं, ठीक हो गया। अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो उससे भी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है ना तो बल्क ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड चेक नहीं करता। नॉर्मली वो सैंपल टेस्ट लगाता है। सैंपल टेस्ट में क्या होता है, तकरीबन 10% ट्रांजैक्शन चेक करता है वो, ठीक हो गया, क्योंकि 3 मंथ का लिमिटेड पीरियड होता है। जब इंटरनल ऑडिट ने काम किया होता है ना तो उसका काम आसान हो जाता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट तकरीबन थारोली चेक हो रहा होता है, ठीक है जी, तकरीबन। अब उसमें ये होता है कि उसमें एरर्स के, ओमिशन के और फ्रॉड्स के चांसेस कम होते हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो मैनेजमेंट है ना, उसने जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर फर्म की उसको कोई पॉलिसी सारी टॉप मैनेजमेंट ने बनानी है। टॉप मैनेजमेंट कौन है, डायरेक्टर, सीईओ, यानी कि जो बड़े शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी है। अब होता यह है कि जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आफ्टर 1 मंथ आपको इफेक्ट नजर आ रहा होता है। अगर पॉलिसी में कोई चेंज भी करनी होती है तो वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसमें चेंज कर लेते हैं। अब पॉलिसी बनती टॉप मैनेजमेंट से है। मिडिल मैनेजमेंट इंप्लाइज, यानी कि मैनेजर हो जाए, बेशक वो चीफ अकाउंटेंट है, वो जीएम है, व्हाट्सएवर जो भी है। लोअर मैनेजमेंट में आपके सुपरवाइजर और वर्कर्स होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि पॉलिसी आई है, ऊपर से इंप्लीमेंट हुई है तो आपके वर्कर्स डायरेक्ट मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे देंगे। उन्होंने टॉप मिडिल को और मिडिल ने टॉप मैनेजमेंट को जो है वो रिपोर्ट देनी होती है। ये आपकी जो मैनेजमेंट है वो इंटरनल चेक रख रही होती है, जिसे आप इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट का नाम भी देते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो क्वार्टरली रिपोर्ट है ना, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए कंपलसरी है, ठीक है जी। एससीसीपी ने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए ये कंपलसरी किया हुआ है कि उन्होंने क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो क्वार्टरली जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करनी है। पब्लिकली भी वो आप ले सकते हैं और आपके शेयर होल्डर्स को भी ले सकते हैं। अब जारी बात है कि जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज से आपको रिपोर्ट मिल जाती है। अगर एक्सेस हो तो फ्री मिल जाती है, नहीं तो वो आपको रिपोर्ट दे देते हैं, आपसे कुछ सिक्योरिटी ले लेते हैं, आप फोटो कॉपी करवा के उनको दे दें। सेकेंडली, उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है, ठीक है। तीसरा, अगर आपने वो रिपोर्ट्स लेनी है, क्वार्टरली लेनी है, तो अगर आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रजिस्ट्रेशन ले लें, जो कि तकरीबन कोई 10,000 पर मंथ वो आपसे चार्ज करते हैं, या 10,000, मेरे ख्याल में 10,000 पर मंथ आप फीस है, ठीक है जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, माइट भी फीस चेंज हो सकती है। तो आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के 1 महीने के अंदर आपको पूरी एक्सेस मिल जाती है। आप जितनी मर्जी रिपोर्ट्स जो है वो डाउनलोड कर लें। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है कोई? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। यस सर। जी अच्छा भाई, जो आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स कह रहे हैं तो ये प्राइवेट को भी तो है, ये पब्लिक में नहीं है खाली? बेटा अब प्राइवेट कंपनीज भी ये लेकिन देखिए प्राइवेट कंपनी का पब्लिक से ताल्लुक नहीं है। प्राइवेट कंपनी की अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें वो ये है कि मैक्सिमम 50 मेंबर्स तक उसके अंदर होते हैं, ठीक हो गया। पब्लिक के अंदर अनलिमिटेड हम कहते हैं। अनलिमिटेड हम इसलिए कहते हैं कि जितने शेयर हैं, हर बंदा एक शेयर ले, और कंपनी 5 करोड़ शेयर्स के साथ रजिस्टर्ड है तो मैक्सिमम 5 करोड़ शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेट्स सपोज। तो हम उसे इसलिए कह देते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। उसमें होता है पब्लिक का इंटरेस्ट। इसलिए जो एससीसीपी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ताकि पब्लिक के साथ फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि अगर पब्लिक के साथ फ्रॉड हो जाएगा ना, पब्लिक बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर के साथ अगर फ्रॉड हो जाएगा तो उसका डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, वो बेसिस में इन्वेस्ट नहीं करेगा, उससे आपकी इकोनॉमिक जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट करती है, ठीक हो गया। इसलिए पहले क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती थी, ठीक है जी।
ये पिछले कोई 3-4 साल से जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसने अपनी जो है वो रिपोर्ट क्या करनी है, वो पब्लिश करनी है क्वार्टरली रिपोर्ट। अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, अब आपको पब्लिक कंपनी की रिपोर्ट चाहिए, आपको जो है वो बड़े आराम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वो रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड ही नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लिहाजा उसकी रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप कंपनी से लेने जाएंगे तो कंपनी वाले भी आपको देने से अवॉइड करेंगे, आपको रिपोर्ट नहीं देंगे, ठीक हो गया। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जारी बात है जो इंटर्नशिप करने आता है, जारी बात है उसने फाइनेंशियल एनालिसिस करने होते हैं, तो जब वो रिपोर्ट मांगता है ना, तो आप की जो एम्प्लॉई है, जिसकी अथॉरिटी है, वो रिलक्टेंट फील करता है, वो आपको रिपोर्ट नहीं देता, एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं देता, वो आपको कहता है जी ठीक है, आपको हम जो है ना, आप बताएं कौन सा डाटा चाहिए, वो आपको फेक फैक्ट एंड फिगर आपको देता है, एग्जैक्ट फिगर नॉर्मली नहीं दिए जाते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसकी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड भी होती हैं और वो उसकी कॉपी भी अवेलेबल होती है, तो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में करता है उनको प्रॉब्लम नहीं होती, वो कंपनी से भी मिल जाती है, उसकी वेबसाइट पे भी पड़ी होती हैं, और आपको जो है वो प्रिंटेड कॉपी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी मिल जाती हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो भी क्वार्टरली बनाती है, वो भी मंथली बनाती है, लेकिन वो पब्लिसाइज नहीं की जाती। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की है वो आपकी पब्लिसाइज करनी भी आपके लिए लाजमी होती है, ठीक हो गया जी। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है जी, थैंक यू। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कंपनीज की, और हम ये कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपके पास जो है वो ये हमारे पास एक कंपनी है, जारी बात है कि फॉरेन बुक है तो उसमें एग्जांपल भी उसने उसी हिसाब से दी हुई है कि बार्लेट कंपनी है, उसकी उसने जो है वो इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। अब ये देखिए यहाँ पे उसने 3 सिफर्स दिए हुए हैं डॉलर साइन के साथ। 3 सिफर्स का मतलब है कि नीचे जितनी भी अमाउंट दी हुई हैं ये थाउजेंड्स में है, ठीक है जी। हम 3 सिफर इसलिए लगाते हैं कि कैलकुलेशन स्क्वीज हो जाए। अब ये जो अगर पहली आप रकम देखें सेल्स रेवेन्यू, ये $3074 है। अब ये $3074 नहीं, 74 यानी कि 4 के साथ आगे फर्दर 3 सिफर हैं, ठीक हो गया जी। यानी कि ये जितनी भी अमाउंट्स हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपके कितने हैं जी 4 सिफर्स होंगे। तो ये आपकी जो अमाउंट्स है किसमें दी हुई है, थाउजेंड्स के अंदर जो है वो आपको दी हुई है। अगर आप इसका फॉर्मेट देखें तो इसमें सेल्स रेवेन्यू है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया, फिर उसमें से उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं जिसमें सेलिंग है, जनरल एंड एडमिन है, लीज एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, फिर उसने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दी है और उसमें से उसको ऑपरेटिंग इनकम दे दी, ठीक है जी। उसमें से लेस आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स की परसेंटेज माइनस की तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। उसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड और स्टॉक उसने माइनस किया, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स आ गया। उसके बाद उसने अर्निंग पर शेयर ईपीएस उसने कैलकुलेट कर दी और डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर भी उसने क्या कर दिया, वो कैलकुलेट आपको करके दे दिया। अगर आप सिंपल बीकॉम की बात करें या अगर आप में से किसी ने बीकॉम करके आए, आपका मेरे 8वां सेमेस्टर है या 7वां, तो उसमें क्या है कि हम पढ़ाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है जी। पहले ट्रेडिंग बताते हैं टी फॉर्म के अंदर। अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस बताते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताते, इसी फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपके सामने इस वक्त जो है वो शो हो रहा है, अकॉर्डिंग टू इनकम हमारा कंपनीज ऑर्डिनेंस और अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा जो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हम बनाते हैं। अब ये जो आपको इनकम स्टेटमेंट दी हुई है इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, हम इसको बोलते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट वो होती है जिसमें कम से कम 2 सालों का कंपैरिजन दिया गया हो। अगर आप ये देखें तो लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2008 एंड 2009, यानी कि इसमें जो करंट ईयर है वो 2009 है क्योंकि ये 2009 का डाटा गिवन है, और ये जो 2008 वाली है ये कौन सी है, ये प्रीवियस ईयर की दी हुई है। ये कौन से ईयर की है, ये प्रीवियस ईयर की दी हुई है। यानी कि आप यहां से इजीली इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि 2008 में क्या आपकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट की क्या पोजीशन थी, उसमें इनकम एक्सपेंसेस और टैक्सेस की, और 2009 में क्या है। यानी कि आप जब 2 सालों का डाटा दिया गया हो तो उसे हम किसका नाम देते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे समझाने के लिए दी हुई है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस आप किसी भी कंपनी की पब्लिक कंपनी की रिपोर्ट उठा के देख लें तो वहां पे भी ऐसे ही दिया होगा, करंट ईयर के साथ
प्रीवियस ईयर का, यानी कि अगर आप 2021 की स्टेटमेंट बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, तो उसके साथ 2020 का डाटा होगा। अगर आप 2020 की स्टेटमेंट उठाएंगे तो उसके साथ 2019 का डाटा भी गिवन होगा। अगर 19 की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो 19 के साथ 2018 का डाटा भी गिवन होगा। तो यानी कि अगर आपको हर के अंदर 2 साल होगा, ऐसा नहीं होगा 2021 के अंदर 2021 और 2011 का कंपैरिजन दिया हो, डाटा गिवन हो, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूसली 2 इयर्स का आपका डाटा होता है, ठीक है जी। इसको हम किसका नाम देते हैं? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का जो है वो हम नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो इनकम रेवेन्यू दिया, फिर उसके बाद उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी माइनस करके, उसके बाद आपका या ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस है, उसके बाद उसमें से ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो माइनस किए हुए हैं। अब इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अभी इसमें इंटरेस्ट और टैक्स जो है वो शामिल नहीं किया हुआ। उसमें से हमने क्या किया कि हमने जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस किया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया। और जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा क्या होता है? कैलकुलेट हो जाता है। अब उसमें यहाँ पे देखें प्रेफर्ड डिविडेंड, नॉर्मली हमारे यहाँ तो जो प्रेफरेंस स्टॉक जो है वो नॉर्मली जारी नहीं होता, ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इश्यू होता है, ठीक है जी। ये प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यू नो कि ये कंपनी के बेसिकली रियल ऑनर हम इन्हें काउंट नहीं करते हैं, इनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं तो सबसे पहले आपने उनको जो है वो डिविडेंड या प्रॉफिट जो है वो पे आउट करना है, ठीक है जी। उसमें से जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो होती है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर। कॉमन शेयर होल्डर वो होते हैं जो रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनीज होती हैं। तो उसके बाद उसके लिए अमाउंट निकल आई। उसके बाद आपने क्या किया? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस आपने कैलकुलेट की कि पर शेयर आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, और उसके बाद आप क्या करते हैं? डिविडेंड पर शेयर के, एक शेयर के ऊपर आपने कितना डिविडेंड पे किया वो आप क्या करते हैं? वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास जो दूसरी हमारे पास की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है वो हमारे पास कौन सी है जी? बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो द बैलेंस शीट presents a summary statement of the financial position at a given point of time। अब बेसिकली अगर आप कभी आपसे कोई पूछे जी हमने कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस एवेल्युएट करनी है, तो परफॉर्मेंस हमेशा बेटा इनकम स्टेटमेंट से एवेल्युएट होती है कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, कंपनी कितनी इनकम जनरेट कर रही है, कितने प्रॉफिट्स में है। लेकिन अगर कोई कहे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हम कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस एवेल्युएट होती है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एवेल्युएट होती है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें किसी भी गिवन टाइम पीरियड के ऊपर अगर हमने जो है वो कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं कि उस गिवन टाइम पीरियड पे क्या करते हैं कि बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं टेम्परेरीली, ठीक है जी। और हम चेक कर लेते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मुराद है कि कंपनी के पास कितने एसेट हैं और कंपनी के उसके केस कितनी लायबिलिटीज हैं। जब एसेट और लायबिलिटीज की हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये क्या एसेट वो होते हैं जो रेडिली या बहुत तेजी के साथ विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है वो कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। जिस तरह कैश है, कैश एट बैंक पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो स्टॉक होता है। तो ये वो चीजें जो कन्वर्टेबल इनटू कैश या मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास होती हैं। और इस तरीके से आपके पास जो रेडिली या करंटली आपने लायबिलिटीज पे करनी होती है वो क्रेडिटर है, नोट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल वगैरह होते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पास उसमें फिक्स एसेट होते हैं, फिर उसी तरह आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म और लायबिलिटीज होती हैं, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो शेयर कैपिटल होता है। तो इसमें जो है हम उसकी गिवन टाइम पीरियड के ऊपर जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को है चेक करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एसेट व्हाट इट ओज अगेंस्ट इट्स फाइनेंस, कि कंपनी के पास कितने एसेट है, वो जो फाइनेंसिंग हुई हुई है उसके अगेंस्ट कंपनी के पास कितने जो है वो एसेट्स पड़े हुए हैं। विच वी कैन आइदर द डेट द ऑनर और द इक्विटी। जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की जो है वो इक्विटी होती है, एक हमारी ऑनर्स इक्विटी होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है वो डेट इक्विटी होती है। ऑनर्स इक्विटी को वो होती है जो ऑनर अपने सोर्सेज से लगा रहा है। डेट इक्विटी क्या होती है बेटा? जो ऑनर लोन लेके लगा रहा है।
अब आप लोग भी बिजनेस जॉब्स करते हैं, तो वहां पे क्या है कि आपने जब बिजनेस कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी जब फाइनेंसिंग की बात होती है तो आप उसमें वो कहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, इतने हम अपने सोर्सेज से लगाएंगे पैसे, इतने फंड्स हमारे पास शॉर्ट है, इतने हम फलाने इंस्टीट्यूशन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो जारी बात है वो जो आपकी फाइनेंसिंग है उसमें कितने ऑनर्स के सोर्स से आपने लगाए हैं और कितने आपने डेट यानी कि लोन लेकर या कर्जे वगैरह लेके जो है वो आपने लगाए हैं। अगर हम तो ये हमारे पास जो है वो कैपिटल है। अब ये देखिए जी हमारे पास बार्लेट कंपनी शीट आपके पास गिवन है। अगर किसी ने बीकॉम वगैरह किया हुआ है तो ये हमारी लोकल बुक देखें तो वहां पे टी फॉर्म के अंदर बैलेंस शीट बनाई होती है। एक साइड आपकी एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो हमने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर ये जो बैलेंस शीट है ये देखिए 31 दिसंबर 2008 और 2009 2 सालों की दी है। इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और कंपैरेटिव का मैंने आपको अभी अर्लियर जो है वो आपको बड़ी डिटेल से समझाया कि कंपैरेटिव वो होती है जब 2 सालों का कंपैरिजन दिया हो। अकॉर्डिंग सर इसको स्टेटमेंट फॉर्म भी कह सकते हैं आप। जी स्टेटमेंट फॉर्म भी कह सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो हमें 2 सालों का डाटा गिवन होता है, यानी कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट 2009 की बना रहे हैं तो वहां पे 8 का डाटा है, तो बैलेंस शीट भी अगर 2009 की बना रहे हैं तो 8 का डाटा साथ गिवन होगा, ताकि आप उसको कंपेयर कर ले 2008 और 2009 को कि पिछले साल क्या आपकी पोजीशन थी और करंट ईयर में आपकी क्या पोजीशन जा रही है। सेम ये देखें यहाँ पे आपको जो है वो डॉलर साइन के साथ 3 सिफर दिए हुए, इसका मतलब ये जितनी भी अमाउंट्स है ये थाउजेंड्स के अंदर है, यानी कि ये जो कैश है $363 नहीं है, ये $3,63,000 आपका है, ठीक है जी। यानी कि 3 सिफर्स जो है वो हर अमाउंट के साथ लगेंगे, ठीक है जी। ये बेसिकली हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कर देते हैं। यहाँ पे उसने साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन जब गए तो यहाँ पे 2009 के नीचे ब्रैकेट के अंदर 3 सिफर होंगे, 2008 के नीचे ब्रैकेट के अंदर जो है वो 3 सिफर लिखे होंगे, यानी कि नीचे जितनी भी अमाउंट्स आ रही हैं वो थाउजेंड्स कर हैं, ठीक है जी। अब देखें इसमें जो है आपने उसने सबसे पहले क्या दिए हुए, एसेट्स दिए हुए। करंट एसेट्स की हेडिंग देके उसने नीचे दे दिया जी कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंटरीज हैं और टोटल एसेट्स आपको दे दिए। उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट उसने दिए हुए। उसमें जो है ना आगे जो है ना वो अब उसके नीचे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स एंड अदर सारे दिए हुए। अदर एसेट इंक्लूडिंग दिए हुए, नीचे टोटल ग्रॉस फिक्स एसेट दिए हुए, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की नेट फिक्स एसेट दिए हुए। उसने ये करंट एसेट टोटल और नेट फिक्स एसेट को प्लस किया तो नीचे उसके क्या आ गया, वो टोटल एसेट्स आ गए। यानी कि उसने क्या किया, ये हमारी जो है वो बैलेंस शीट पे कर दी। नेक्स्ट अगर हम पेज पे जाएं तो ये हमारे पास उसने दे दी आपको जो है वो बैलेंस शीट दे दी लायबिलिटी साइड, ठीक है जी। यानी कि टी फॉर्म नहीं बनानी, इसे आपने स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर बनाना है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात की, सबसे पहले उसने दे दी करंट लायबिलिटीज, फिर आपके अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, अक्रूवल्स और टोटल लायबिलिटीज आ गई। लॉन्ग टर्म डेट्स उसने दे दिए आपकी, जैसे फाइनेंशियल लीज वगैरह होगी, टोटल लायबिलिटीज आ गई। फिर उसने स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की बात की, जिसमें प्रेफरेंस स्टॉक है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, और उसके बाद रिटेन अर्निंग डाली और टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। यानी कि उसने क्या टोटल लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को ऐड किया और ये टोटल आपकी क्या आ गई, वो टोटल लायबिलिटीज। और ये आपको पता है कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो है वो एसेट्स आर यानी कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। जब हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। टोटल लायबिलिटीज की बात करते हैं तो करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटीज की, जब टोटल लायबिलिटीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और दोनों का लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होना चाहिए टोटल एसेट्स के इक्वल के बराबर। तो हमारी हम कहते हैं कि हमारी बैलेंस, हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन ठीक है। द करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटीज आपकी जो है वो आर द शॉर्ट टर्म एंड अदर एसेट्स आर लायबिलिटी। अब आपकी जो करंट एसेट और जो करंट लायबिलिटीज होती हैं ये हमारी शॉर्ट टर्म होती हैं, यानी कि हमने इन्हें
रिपीटेडली पे करना होता है। जिस तरह सैलरीज आपने पे नहीं, कोई जिस तरह कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे होता है तो उसकी सैलरी आपने पे नहीं की, नॉर्मली आजकल तो बैंकों में ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है जी, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग का चांस ही नहीं रहता। अगर लेट्स सपोज आप पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, तो कोई एम्प्लॉय नहीं आया या छुट्टी के ऊपर है या वो छोड़ गया हुआ है, तो जारी बात है कि वो जब तक लेने नहीं आएगा तब तक वो आपकी क्या वो लायबिलिटी रहेगी। रिपीटेडली ऐसी चीजें होती हैं जो आपने रिपीटेडली क्या करनी होती है, वो पे ऑफ करनी होती है। तो इसे हम किसका नाम देते हैं, करंट लायबिलिटीज का जो है वो नाम देते हैं। अब उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग या रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो हमारी जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है बेसिकली क्या होती है, द रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और is reconcile the net income earned during a given year, कि आपने ड्यूरिंग द ईयर है उस साल आपने टोटल कितनी नेट अर्निंग की है, एंड एनी कैश डिविडेंड पेड, और आपने जो है वो कैश डिविडेंड जो है वो कितना पे किया है, विद द चेंज ऑफ द रिटेन अर्निंग बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईयर। तो हम इसमें देखते हैं कि साल के शुरू में रिटेन अर्निंग का जो अकाउंट है या रिटेन अर्निंग की जो स्टेटमेंट है उसकी क्या पोजीशन थी, और उसके एंड के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो क्या पोजीशन है आपकी। तो इसे हम किसका नाम देते हैं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट का नाम देते हैं। ये आपके सामने जो है वो कंपनी जो है वो, वालेकुम जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है, रिटेन अर्निंग का जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, थैंक यू। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिकंसाइल द नेट इनकम अर्न्ड। ये हम रिकंसाइल करते हैं कि हमने कितनी नेट इनकम जो है वो रिटेन। अब नेट इनकम क्या होती है ये आपके जहन में होना चाहिए। नेट इनकम वो होती है जो हम तमाम एक्सपेंसेस पे करने ऑफ करने के बाद ऑपरेटिंग इनकम आती है, उसमें से हम माइनस करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं अगर है तो, ठीक है जी। तो इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाती है, उसमें से हम माइनस करते हैं आपका जो है वो इनकम टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाती है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आपने अगर प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया हुआ है तो प्रेफर्ड डिविडेंड आपने माइनस करना है। अगर प्रेफर्ड स्टॉक इशू नहीं किया हुआ तो फिर प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे, वही नेट इनकम हो जाएगी। अगर प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया हुआ है तो वो माइनस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी। अब जब रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स की हम बात करते हैं तो कंपनी अपने तमाम जितना भी प्रॉफिट हुआ है तमाम का तमाम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है जी। कुछ आपको पता रिजर्व में चला जाता है, कुछ डिविडेंड के तौर पे दे दिया, और आपको ये भी पता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट विल बी कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है जी। अब उसने रिजर्व में भी भेज दिया, कुछ डिविडेंड दे दिया, फिर कुछ पार्ट बच जाता है, बड़ा माइनर सा पार्ट। अब कंपनी उसे क्या करती है, उसे रिटेन अर्निंग में डाल देती है। इसका मतलब है कि अगर 2020 की बात करें तो जो 20 में हमने पे ऑफ किया और जो बच गया वो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और 2021 में हम जाएंगे तो पहले हम जो 20 का क्लोजिंग है तो 21 का क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, प्लस ऐड करेंगे हम क्या करेंगे 2021 का प्रॉफिट, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाएंगे। तो आगे वो कहते हैं एंड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने साल के दौरान जो डिविडेंड पे किया, एक तो होता है एनुअल डिविडेंड, उसके अलावा जो कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती हैं या जो अच्छी फाइनेंशियल रेपो वाली कंपनीज होती हैं वो, और अच्छी अगर उसकी अर्निंग हो रही हो तो साल के दौरान कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जैसे कि मैंने कहा जी क्वार्टरली रिपोर्ट क्यों बनवाती हैं कंपनीज, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग जा रही है तो वो क्या करती है, उसने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है कि इन्वेस्टर वहां पे आके इन्वेस्ट करे। अट्रैक्ट बंदा तभी होता है ना जब उसे किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नजर आ रही हो, कोई बेनिफिट नजर आ रहा हो, तो वो एक्स्ट्रा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, दैट विल बी कॉल्ड इंटरम डिविडेंड। यानी कि एनुअल डिविडेंड के अलावा साल में जो भी डिविडेंड दिया जाएगा एक्स्ट्रा से, दैट विल बी कॉल्ड इंटरम डिविडेंड। वो साल में 2 दफा दे दे कंपनी, 3 दफा दे दे, हर महीने दे दे, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, ठीक है जी। एंड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, द चेंज इन द रिटेन अर्निंग, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, उसमें से आपने डिविडेंड कितना दिया, और उसकी वजह से आपकी जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है उसमें कितनी की चेंज आई, तो उसके लिए जो है वो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट जो है वो बना रहे होते हैं। अब ये आपके सामने बार्लेट कंपनी, वही एग्जांपल हम लेके जा रहे हैं, उसी कंपनी का सारा डाटा। तो
यहाँ पे भी उसने डॉलर के बाद 3 सिफर दिए हैं, इसका मतलब ये जितनी भी अमाउंट नीचे दी हुई है थाउजेंड्स के अंदर है। 2009, अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ 2009 की बना रहे हैं, लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कंपैरेटिव बनाते हैं, लेकिन जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट होती है वो कंपैरेटिव नहीं बनाते, वो सिर्फ करंट ईयर की बना रहे होते हैं। रिटेन अर्निंग बैलेंस जनवरी 2009, जो 2008 का क्लोजिंग बैलेंस था वो 2009 का क्या है, वो ओपनिंग बैलेंस है। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, $1012 पड़ा हुआ था। ठीक है जी, 2009 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया हुआ है $231 का आपको दिया हुआ है। लेस कैश डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या है जी, आपका प्रेफर्ड स्टॉक पे इतना दिया, कॉमन स्टॉक पे इतना दिया, टोटल $108 आपने डिविडेंड पे किया। तो इसका मतलब रिटेन अर्निंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2009 का वो है $1135, यानी कि 2009 का ये क्लोजिंग है और 2010 का क्या होगा, ये ओपनिंग बैलेंस। यानी कि आपने ये जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की है, इसके बाद आपकी फर्दर या नेक्स्ट आपकी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है, आपकी जो रिटेन अर्निंग की पोजीशन जो है वो क्या है, उसे कैलकुलेट कर जब हम करते हैं तो उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का नाम देते हैं। उसके बाद हमारी चौथी स्टेटमेंट आ गई, की स्टेटमेंट, जिसे हम किसका नाम देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये हमारी जो है वो स्टेटमेंट है जहां पे हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें कैश का कितना इनफ्लो हुआ है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। इनफ्लो से मुराद ये है कि कंपनी के पास कितना कैश आया है, और आउटफ्लो से मुराद क्या है, कंपनी के पास से कितना कैश गया है। ठीक है जी, जो आया है और जो गया उसको रिकंसाइल कर लेते हैं, यानी कि जो आया है वो रिसीट है, जो गया है वो पेमेंट है। रिसीट्स में से पेमेंट माइनस करते हैं और हम कहते हैं हमारे पास इतना कैश जो है वो इस वक्त ऑफिस जो है वो बिजनेस के अंदर जो है वो मौजूद है। इसको हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का नाम देते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ कैश flows over the period of a concern, typically the year just ended। तो ये हमें बताता है कि जो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि आपके पास टोटल साल के दौरान कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, और टिपिकली जो है वो द ईयर जस्ट एंड, के साल के आखिर पे जब आपने ईयर क्लोज हुआ है फाइनेंशियल पीरियड, तो कितना आपके पास फिजिकली कैश जो है ऑफिस के अंदर जो है वो मौजूद है। The statement, which sometime called source and use statement, अब sometime हम इस statement को source and use statement का नाम भी दे देते हैं। ठीक है जी, इसका जो proper नाम था statement of cash flow statement, लेकिन sometime इसे source and use statement का नाम भी जब हम दे देते हैं। That provides into a firm's operating, investing and financing cash flows and reconcile them with the changes। अब इसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं हमारी मेजर। ठीक है जी, एक होती है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि इसमें हम देखते हैं करंट एसेट्स में क्या चेंज आई है। ठीक है जी, दूसरी होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें हम देखते हैं कि जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि आपने फिक्स एसेट में कितनी चेंज लेके आई है। तीसरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, कि फाइनेंसिंग के अंदर आपने क्या किया है, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए, कोई डेट लिए हुए, कोई शेयर कैपिटल आपने नया इशू किया है, तो हम इसको जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितनी जो है वो चेंजेस हमारे पास जो है वो आई हुई हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो कंपनी हमारे पास वही चाह रही है बार्लेट, और ये हमारी क्या जी कैश फ्लो स्टेटमेंट है 31 दिसंबर 2009 की, और यहाँ पे भी देखें सिर्फ 2009 की हमने बनाई हुई है, 2008 की नहीं बनाई, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम कंपैरेटिव नहीं बनाते, सिर्फ करंट ईयर की बना रहे होते हैं कि करंट ईयर के अंदर जो है वो क्या पोजीशन है हमारे पास कैश फ्लो की। एज यूजुअल 3 सिफर डॉलर साइन के बाद दिए हुए, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये जो कैश फ्लो है, ये जितनी भी अमाउंट दी हुई है ये थाउजेंड्स के अंदर है। ठीक है जी, पहले आप देखें जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले सबसे पहले उसने लिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, आपने इसमें जो है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। इसने
ऐड की हुई है इसके अंदर डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर डेप्रिसिएशन क्यों ऐड की हुई है। अब देखिए कुछ आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन कैश पेड एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि एक्सपेंस तो होता है, अलाउएबल भी होता है, आप डिटेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये एक्सपेंस आप किसी को पे ऑफ नहीं करते, इससे हम किसका नाम देते हैं, नॉन कैश पेड एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये आप किसी को भी पे नहीं करते, यानी कि आपका एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, आप एक किस्म का या एक रिजर्व क्रिएट करते हैं कि जब इसकी 10 साल लाइफ है, इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, जब ये जीरो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसे सेल करेंगे, इसकी रेजिडुअल वैल्यू आएगी, बाकी ये इसका डेप्रिसिएशन रिजर्व ऐड करेंगे और हम एक नया एसेट ले लेंगे। वो ये एक्सपेंस आपने किसी को पे नहीं किया, अगर आप इसको एड बैक नहीं करते कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो बेटा प्रॉब्लम क्या होती है कि फिजिकली कैश ज्यादा होगा, डॉक्यूमेंट्स में कैश आपके पास कम हो रहा होगा, रिकंसाइल नहीं हो रहा कैश। ठीक है जी, अगर 10 रुपए की डेप्रिसिएशन है, कैश आपके पास 100 पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट में 90 होगा, फिजिकली 100 होगा, तो फिर आप इसलिए क्या करते हैं कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, वो ऐड बैक करते हैं। ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल की चेंज है, फिर इन्वेंट्री की चेंज दी हुई है, फिर पेएबल की, ये करंट एसेट्स की चेंज दी हुई है। अब इसकी जो चेंज है प्लस माइनस को, ये अकाउंटिंग के अंदर जिस अमाउंट की दोनों तरफ हम ब्रैकेट का निशान लगा दें, इसका मतलब है वो माइनस की अमाउंट है। अगर आप एक्सेल के अंदर एक अमाउंट विदाउट ब्रैकेट लिखें और दूसरी विद इन ब्रैकेट लिखें, और अगर आप सम का फार्मूला लगाएं तो अमाउंट्स को क्या कर देता है, वो माइनस कर देता है। या ब्रैकेट का निशान लगा के अमाउंट लिखे विद इन ब्रैकेट और एंटर करें तो ब्रैकेट का निशान खत्म हो जाता है, माइनस का निशान लग जाता है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम माइनस या प्लस का साइन यूज नहीं करते, जिसके साथ कोई साइन यूज नहीं हुआ वो प्लस है, और जो अमाउंट विद इन ब्रैकेट होती है वो माइनस होती है, ये नेगेटिव अमाउंट होती है। ये उसने एक अमाउंट कैलकुलेट करके दे दी। इस तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जहां पे उसने चेंजेस देखी, फिक्स एसेट में कितनी चेंजेस आई है, माइनस में एक अमाउंट कैलकुलेट कर दी। और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इसकी उसने चेंजेस देखी, तो ये अमाउंट एक कैलकुलेट होगी। इनको जो है वो हमने, ये हमारी जो है वो सप्लीमेंट्री एक कैलकुलेशन का कॉलम है और ये फाइनल कैलकुलेशन का दूसरा कॉलम है। तो हमारे पास क्या आ गया, 92 आ गया। ठीक है जी, अब इसका चेक ये है कि आपने जो है वो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब ऐड करते हैं तो इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि आपके पास पेपर में ही आपको अंदाजा हो जाता है कि आपने जो है वो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को सही अटेम्प्ट किया या गलत अटेम्प्ट किया है। ठीक है जी, यहीं पे आपको जो है वो अंदाजा हो जाता है। अस्सलाम जी बेटा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था ये डेप्रिसिएशन के हवाले से। जैसे अभी आप बता रहे थे कि डेप्रिसिएशन जो अकाउंट्स बुक्स में हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं और माइनस करते जाते हैं उसकी वैल्यू, लेकिन पे ही करते हैं। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक सिनेरियो ऐसा भी मेरी नजर में से गुजरा इस हवाले से, जैसे आपकी कंपनीज हैं वो गाड़ियां खरीद देती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए और एम्प्लॉयज को दे देती हैं। अब थोड़ा सा पहले ये एक सिनेरियो सामने आया कि गाड़ी पाकिस्तान में वैसे अगर जनरली देखा जाए तो गाड़ी जिसकी वैल्यू का परचेज करते हैं आपसे सब में कुछ अर्से के बाद, यानी कि क्या नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में ली जाती है 60% तक डेप्रिशिएट किया जाता है गाड़ी की वैल्यू को, कार को। लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर देखें अब तो आज की वैल्यू, जैसे एक होंडा की गाड़ी एक बंदे ने आज से 10 साल पहले ली तो वो 10 लाख की उसमें उसकी प्राइस थी, और अभी भी अगर उसको देखा जाए तो फिर भी वो 10 लाख की ही मार्केट में मिल रही है, उनको 11-12 की भी मिल जाती मार्केट में। तो वो बुक वैल्यूज में तो डेप्रिशिएट करने के बावजूद भी वो वैल्यू कम नहीं हुई रियल लाइफ में। तो इस सिनेरियो में क्या किया जाएगा? इस आपके क्वेश्चन में ठीक होगा। आप अच्छा, अब होता ये है जो आप बात कर रहे हैं ना, आप चले गए रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट, रीवैल्यूएशन के ऊपर, ठीक हो गया। वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। होता ये है कि आपने एक एसेट लिया, अब जो कंपनीज होती हैं वो हर 2 या 3 साल के, ठीक है जी। अब रीवैल्यूएशन के अंदर 2 सकती है, दूसरी चांस ये कि एसेट प्राइस डिक्रीज हो सकती है, तीसरी ये कि वो कांस्टेंट रह सकती है। ठीक हो गया, ये 3 ही ऑप्शन हो सकती है ना। अगर आपके एसेट की वैल्यू कंपनी कहते हैं, आपने एक होंडा सिटी गाड़ी कंपनी ने ली, उसकी जो है वो एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है। अब कंपनी ने 10 साल की ली,
अब 5 साल के बाद जारी बात है कि वो हर साल कर रही है। अब जो अगर आप देखें ना इंश्योरेंस कंपनी का एग्रीमेंट, उसमें होता ही है कि अगर आपने गाड़ी कभी इंश्योर करवाई हो, या जब बैंक में लोग जॉब करते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं, पहले 6 माह के अंदर वो 5% डेप्रिसिएट करती हैं। यानी कि अगर आपकी गाड़ी कहीं लग जाती है, रिपेयर के कोई पैसे नहीं होते, लेकिन अगर कोई पार्ट डलता है ना, तो जो आपका लीजी होता है ना, वो 5% पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को उस पार्ट का। ठीक हो गया। अगर 5 माह से एक्सीड हो जाए टिल 1 ईयर तो 10% होता है, दूसरे साल में वो 20%, फिर हर साल 10% क्या होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये होता है जी लाइफ 5-10 साल है, 5वें साल जो है वो गाड़ी जब आप बेचने गए 5 साल के बाद 10 लाख की ली थी, आपने कहा जी अब गाड़ी बिक रही है 13 लाख रुपए की, यानी कि जो प्राइस पे परचेज की उससे ज्यादा पे बिक रही है। और लेकिन आप देखिए उस वक्त मार्केट में गाड़ी की प्राइस भी तो 15 लाख 20 लाख या 18 लाख हो चुकी होगी। तो होता यह है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कंपनी जो है वो हर 2 साल 3 साल या उसने एक लिमिट रखी होती है, इतने साल के बाद उसने अपने एसेट्स की और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करवानी है। जब रीवैल्यूएशन होती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी प्राइस अगर बढ़ जाए तो आप उसमें एडजस्ट कर देते हैं रीवैल्यूएशन एडजस्टेड। तो एसेट आपका फिर क्या होगा, जितनी उसकी वैल्यू, लेट्स सपोज उसकी वैल्यू बुक वैल्यू रहेगी 5 लाख रुपया, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी आप 13 लाख रुपया, तो 8 लाख रुपया आप उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन के नाम से। और अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो आप उसको माइनस कर देंगे। तो ये जो आप बेटा कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं ये रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और हर कंपनी जो है वो हर 3 साल 4 साल जो भी उसने लिमिट रखी हुई है उसके जो है अपना एओए के अंदर उसके मुताबिक अपने एसेट्स की और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन जो है वो करवाती रहती है। ठीक है जी, इसलिए ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कंपनी को। यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज के इंटरेस्टेड पार्टीज, अब ये जो फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं इसको कौन सी पार्टीज होती हैं जो इंटरेस्टेड फील करती हैं इन रेशियोज को यूज करने के लिए या इसको जो है वो कैलकुलेट करती हैं। रेशियो एनालिसिस इन्वॉल्व्स द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल रेशियोज टू एक्सेस द फाइनेंशियल कंडीशंस एंड द परफॉर्मेंस। बेसिकली जो रेशियोज होती हैं ये कैलकुलेट क्यों की जाती हैं? बाहर आप क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख के आप परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकती हैं। बेसिकली हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कंपनी की जो है वो जो रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रेट करने के बाद हम उसकी कंक्लूजन करते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अगर हमें कोई ये क्वेश्चन करे कि जी हमने जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है तो हम क्या करते हैं कि और परफॉर्मेंस को चेक करना है तो हम दो इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट। हम क्या करते हैं ये कैलकुलेट करते हैं जहां से कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मेजर होती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी जो है वो कंडीशन को मेजर करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इन रेशियोज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट इज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब ये बेसिकली कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं? शेयर होल्डर्स, बेसिकली दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो भी ये चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन का पता चले कि व्हाट इज द कंपनीज पोजीशन गोइंग ऑन। ठीक है जी। क्रेडिटर्स, दे आर द सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस। उनका इंटरेस्ट क्या है कि अगर बेसिस की परफॉर्मेंस बेटर होगी, एक तो उनका जो उन्होंने क्रेडिट दिया वो उन्हें वापस मिलेगा, बैड डेट्स नहीं होंगे, और दूसरा जो है अगर परफॉर्मेंस बेटर होगी तो वो सप्लाई उनकी कंटिन्यूअस रहेगी उनके साथ, यानी कि बिजनेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है जी। एंड द फर्म्स ओन मैनेजमेंट, और जो ऑनर्स की मैनेजमेंट है जारी बात है कि उसका इंटरेस्ट है, उसकी पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव है, मैनेज रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स कितने आ रहे हैं, पब्लिक और इन्वेस्टर का कितना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, तो वो क्या करते हैं कि वो इसको क्या करते हैं, वो यूज करते हैं।
अब सारी तो नहीं डिस्कस की जा सकती, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो कॉमन है हम उनकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो कंपैरिजन हमारे पास एक होता है ट्रेंड और टाइम सीरीज एनालिसिस होते हैं। दूसरा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होते हैं जिसमें इंडस्ट्री कंपैरेटिव एनालिसिस होते हैं, बेंचमार्किंग होती है और कंबाइंड होते हैं। ठीक है जी, यानी कि दो मेजर टाइप्स हैं, एक ट्रेंड और टाइम सीरीज एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस जिसमें हम इंडस्ट्री कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, बेंचमार्किंग करते हैं और कंबाइंड एनालिसिस हम कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास जो है आप देखें कि इसके ऊपर जो है वो एक टेबल आपको गिवन है और बेसिकली ये है कि इंडस्ट्री एवरेज रेशियो फॉर सिलेक्टेड लाइंस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो सिलेक्टेड लाइंस ऑफ बिजनेस होते हैं जिनकी जो है वो हम इंडस्ट्री एवरेज को साथ लेके चल रहे होते हैं। ठीक है जी, करंट हमारे पास जी करंट रेशियो है, क्विक रेशियो हमने की हुई है, फिर कलेक्शन पीरियड है, टोटल एसेट टू सेल्स है, ये ऊपर अगर आप हेडिंग्स देखें तो टोटल लायबिलिटी टू नेट वर्थ है, रिटर्न ऑन सेल्स है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है। नीचे जो है वो आप जो है वो कैलकुलेशंस की हुई हैं, स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ग्रोसरी स्टोर्स है और मोटर व्हीकल्स वगैरह है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो आपने जो है वो इंडस्ट्री एवरेज रेशियो फॉर सिलेक्टेड लाइंस ऑफ बिजनेस की हमने जो है वो की हुई है। यहाँ पे अगर आप इसको कंबाइन एनालिसिस करके देखें तो हमारे पास जो है वो बार्टलेट कंपनी और इंडस्ट्री की दी हुई है। तो वो जो हमने रेशियोज हमने बनाई है 2006, 7, 8, 9, 30, 40 जो हमारी एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात कर रहे हैं, तो वो हमने हमारी जो है वो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसे ग्राफ की सूरत में क्या करते हैं वो ड्रॉ कर देते हैं। कंडीशंस फॉर डूइंग रेशियो एनालिसिस कैलकुलेशन क्वेश्चंस के हमें क्यों फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो करनी पड़ती हैं। रेशियोज मस्ट बी considered together, a single ratio by itself means relative little। यानी कि अगर आप अलग-अलग रेशियोज को देख रहे होते हैं कोई एक तो एक बड़ा छोटी सी लिटिल सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर बीइंग कंपेयर्ड शुड बी डेटेड एट अ सेम पॉइंट इन टाइम। अगर आपने उनसे कोई जो है वो एनालिसिस ड्रॉ करना है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आपको डिफरेंट जो है वो फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर। यानी कि जितनी भी आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है वो सेम टाइम पे, ऐसा नहीं कि कुछ 2009 की कर लो, 2011 की कर लो, कुछ 18 की कर लो, 2020 की कर लो, ऐसा नहीं करना। आपने जो है वो अगर आपने 2021 में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपने उस इंडस्ट्री का 2019 और 2020 का रेशियो एनालिसिस करना है। ठीक है जी। यूज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन पॉसिबल। अब जारी बात है कि आपने कंपनी की दी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो एनालिसिस नहीं करना, आपने कंपनी की ऑडिटेड रिपोर्ट जो है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी बेस के ऊपर आपने रेशियो एनालिसिस करना है। क्योंकि जो ऑडिटेड रिपोर्ट है वो एक जो है वो आपके जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट, हमारे यहाँ कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो जो आई कैप से रजिस्टर्ड होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से, उससे क्या होती है वो ऑथोराइज, यानी कि आप उसे एक्सपर्ट अकाउंटेंट कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। उससे क्या होती है वो वेरीफाइड होती हैं कि ये जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये ट्रू पिक्चर है, फ्री ऑफ एरर, एम्बेजलमेंट एंड फ्रॉड है। ठीक है जी, उसकी बेस के ऊपर आप जो एनालिसिस करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। अदरवाइज अगर अनऑडिटेड है तो फिर उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या होती है, वो आपकी चांस के ऊपर होती है। द फाइनेंशियल डाटा बीइंग कंपेयर्ड शुड हैव बीन डेवलप्ड इन द सेम वे। जब आप कंपेयर कर रहे हैं उस सेम वे के अंदर आपने क्या करना है, उसको डेवलप करना होता है। बी वेयर ऑफ इन्फ्लेशन डिस्टोर्शंस। अब जाहिर बात है कि जब आपने एनालिसिस करने हैं तो आपने इन्फ्लेशन को जो है वो निगलेक्ट नहीं करना। तो आपने रेशियो एनालिसिस को, जो इन्फ्लेशन की एक्टिविटीज हैं वो भी क्या करती हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आपने कैलकुलेशन करते हुए इन्फ्लेशन को भी जो है वो मद्देनजर रखना है और उसके मुताबिक आपने चीजों को लेके चलना है कि ये रिजल्ट आ रहा है और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड इतना इन्फ्लेशन है और हमने इसको जो है वो किस तरीके से मैनेज करना है। अच्छा जी, रेशियोज एनालिसिस की कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो यहाँ पे दी हुई हैं। वी विल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग द बार्टेड कंपनीज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अभी जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं
हमारे पास जो है वो बार्डेड कंपनी की जो है वो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, जो कि हमने पीछे टेबल 2.1 और टेबल 2.2 का हमने उसे नाम दिया था। वहीं से जो है उसने जो है वो अमाउंट्स ली हुई हैं। अभी तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नेक्स्ट वीक में हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो एक्सेल की शीट आपको शेयर करवा के उसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली करूंगा, ताकि आपको जो है वो समझ आए कि कैलकुलेशंस कैसे कर रहा हूं मैं। हमारे पास है जी लिक्विडिटी रेशियोज की बात करें तो हमारे पास है जी करंट रेशो। करंट रेशो का आपके पास फार्मूला क्या होता है जी? करंट रेशो इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट ओवर टोटल करंट लायबिलिटीज। तो आपकी जो करंट रेशियोज की जो टोटल करंट लायबिलिटीज हैं, इस एसेट्स हैं वो 12,33,000 रुपए की हैं, और जो करंट लायबिलिटीज है वो 6,20,000 की हैं। तो जब 12,33,000 को 6,20,000 से डिवाइड किया तो करंट रेशियो 1.97 आपकी क्या होती है, वो कैलकुलेट हो जाती है। सेकंड है जी आपकी लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर जो है वो आपकी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपने टोटल करंट एसेट में से इन्वेंट्री और जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो भी आपके प्रीपेड जितने भी होते हैं वो आपके करंट एसेट्स में काउंट होते हैं। लेकिन जब आपने क्विक रेशियो कैलकुलेट करनी है तो उसमें से आपने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देने और डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। तो इस बैलेंस शीट में आपके पास जो है वो 12,33,000 के करंट एसेट थे, 2,89,000 का आपके पास जो है वो स्टॉक है, और प्रीपेड नहीं है तो वो जीरो ही है, और करंट लायबिलिटीज वही 6,20,000 की हैं। 12,33,000 में से 2,99,000 माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 6,20,000 से, तो आपकी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी 1.51। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपकी जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर, अच्छा सॉरी दूसरी आपकी है ये एक्टिविटीज रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज में पहली आपकी है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि होती क्या है कि आप साल के अंदर कितनी दफा एक फाइनेंशियल पीरियड में कितनी दफा आप अपनी इन्वेंट्री सेल करते हैं, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर। फॉर्मूला क्या आता है जी? इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री उस तरह आप कैसे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अगर आपको सिर्फ सिंगल इन्वेंट्री गिवन हो, ओपनिंग क्लोजिंग ना गिवन हो, तो वो जो इन्वेंट्री गिवन होगी उसको आपने एज एन एवरेज इन्वेंट्री ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 20,88,000 आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और आपकी इन्वेंट्री है 2,89,000, तो 7.2 आ गया। यानी कि साल में 7.2 टाइम्स आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या जो आपके पास इन्वेंट्री आती है, तो साल में एक फाइनेंशियल पीरियड में 7.2 टाइम्स आप उसे क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री यानी कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। ठीक है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज के एक साल में आप कितनी दफा सेल करते हैं। अब नॉर्मली जो है वो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हम इसे 360 भी कंसीडर करते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ बुक्स में 365 पूरे लिए होंगे और कुछ बुक्स में 360 लिए होंगे। अब इसके अंदर उसने 365 पूरे लिए हुए, तो फॉर्मूला क्या आता है जी? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री इन डेज इज इक्वल टू 365, यानी कि डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। तो 365 इन्वेंट्री टर्नओवर हमारी कितनी निकली? 7.2 टाइम्स निकली थी, तो डिवाइडेड बाय 7.2 तो आ गया 50.7 डेज। अब डेज या पूरा होता है या नहीं होता? जी बेटा सर ये 360 का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? 360 का कॉन्सेप्ट वो इसलिए लेते हैं कि इंटरनेशनल बुक्स के अंदर के कुछ डेज वो जो क्या करते हैं कि ऑफ या छुट्टियां वगैरह कंसीडर करते हैं। तो 365 भी ठीक है, 360 भी ठीक है, फ्रैक्शन में माइनर सा फर्क पड़ता है। ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। जब हम पेपर चेक करते हैं ना, तो हम चेक कर लेते हैं 365 से क्या आंसर आएगा और 360 से क्या आंसर आएगा। स्टूडेंट ने जिससे भी किया दोनों हम ठीक कर देते हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यूरोप के अंदर 360 लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये जो और आ गया कुछ के अंदर 365 लेते हैं, तो इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट आ जाता है। दोनों ही ठीक है। अगर आप 360 से 5 से हमने डिवाइडेड बाय 7.2 किया तो 50.7 आ गया। अगर हम 360 करते तो हो सकता है ये 51 पूरा आ जाता। अब डे या पूरा होता है या नहीं होता।
तो 50.7 का मतलब होता है 51 डेज। तो इसका मतलब ये है कि 51 डेज में हम अपनी चीजें जो हमारे पास इन्वेंट्री आती है वो हम 51 डेज में सारी सेल कर देते हैं, उसी जगह नई इन्वेंट्री जगह ले लेती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी एक्टिविटी रेशियो। जी बेटा, है कोई और क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, एक्टिविटी रेशियोज के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है जी? आप कितने दिनों के अंदर आप क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है जो बिजनेस वर्ल्ड है वहां पे 80% ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होती हैं। अब जब क्रेडिट पे आप चीजें बेचते हैं तो फिर आपने उसके बाद कलेक्शन पीरियड भी स्टार्ट करना होता है, पैसे कलेक्ट करने शुरू करने हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कितने डेज के अंदर, कितने दिनों के अंदर जो है वो पैसे से रिसीव हो जाती हैं। एसीपी स्टैंड फॉर एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू अकाउंट्स रिसीवेबल। अब जिनको हम उधार माल बेचते हैं या हम उन्हें डेटर्स का नाम देते हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल का नाम देते हैं। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स डिवाइडेड बाय 365। अब ये दो डिवाइडेड है ना, अगर हमें उलट करेंगे तो हम इसको करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है जी। तो होता क्या है कि 5,03,000 के अकाउंट रिसीवेबल है, 30,74,000 रुपए की नेट सेल्स है और 365 डेज है, तो 59.7 डेज। यानी कि हम जब उधार चीजें बेचते हैं, इन्वेंट्री बेचते हैं, तो हम 60 दिनों के अंदर उसके सारे के सारे पैसे क्या कर लेते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक्टिविटी रेशियो में एवरेज पेमेंट पीरियड। अब एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा? आपने जब माल उधार खरीदा है, जिसे आप परचेसेस का नाम देते हैं, तो जिनको आपने पेमेंट करनी है वो आपकी या तो क्रेडिटर कहते हैं या उसको हम किसका नाम देते हैं, अकाउंट्स पेएबल का नाम देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होता है कि हमने उन्हें कितने दिनों में पेमेंट करनी है, तो हमने अकाउंट्स पेएबल 3,82,000 के हैं। आपकी जो एनुअल परचेज है वो 20 लाख और 88,000 की है। 365 आपके वर्किंग डेज बनते हैं, तो ये 94.4 यानी कि 96 दिन तकरीबन आप कह लें कि 96 दिनों के अंदर हम जब उधार माल खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट हम 96 डेज के अंदर जो है वो पे ऑफ कर देते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर की बात करते हैं जी। टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। जब हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो उसका मतलब है करंट एसेट और फिक्स एसेट। टोटल जो एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड का जो टोटल होता है उसका टोटल हम लेते हैं टोटल एसेट्स। तो हमारी जो है वो नेट सेल्स 30,74,000 है और टोटल एसेट्स है जी 35,97,000 के। तो ये हमारे 0.85 हमारी जो है वो एसेट टर्नओवर जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द पैटीज अल्टरनेटिव्स हमें दिया हुआ है, यानी कि रेशियो एनालिसिस के अंदर जो है वो एक और कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हमें जो है वो गिवन दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारी ये फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। सबसे पहले हमारी है जी डेट रेशियो। डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज ओवर टोटल एसेट्स। टोटल डेट्स हमारे 16,43,000 के, टोटल लायबिलिटीज हमारी 16,43,000 की हैं, टोटल एसेट्स जो है वो 35,97,000 की, टोटल 45.7% आ गया। अब इसका मतलब ये है कि हमारी ये डेट इक्विटी रेशियो, जब आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाता है बेसिस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी या एंटिटी के पास जो है वो टोटल जो कैपिटल है, जो टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसका कितने परसेंट डेट इक्विटी है और कितना जो है वो ऑनर्स इक्विटी है। ये जो बेस्ट कंसीडर होती है वो 60-40, यानी कि 60% डेट इक्विटी और 40% जो है वो ऑनर्स इक्विटी जो है वो कंसीडर होती है। तो यहाँ पे हमारी जो डेट इक्विटी है कितनी कैलकुलेट हुई है, वो हमारी 45.7 जो है वो कैलकुलेट हो रही है। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो इज इक्वल EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस होती है। ठीक है। EBIT 4,18,000 है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा 93,000 है। ये 4.5 टाइम्स हमारी क्या होती है, वो कैलकुलेट हो जाती है जी। उसके बाद फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो। फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट प्लस लीज पेमेंट्स प्लस इनटू प्रिंसिपल पेमेंट्स प्लस PSD मल्टीप्लाई बाय 1/1 - T टाइम पीरियड। ठीक है जी। तो
तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है वो EBIT 4,18,000 है, लीज पेमेंट हमारे पास 35,000 की है, इंटरेस्ट 93,000 है, लीज पेमेंट 35,000 की हैं, प्रिंसिपल डेट्स आपके जो है वो 71,000 के हैं, PST 10,000 है और 1-1.29 आपका टैक्स है, माइनस टी क्या आपका टैक्स है, तो 0.29 यानी कि 29% था, तो 29 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.29 आ जाएगा। तो ये हमारी रेशियो कैलकुलेट होती है, 1.9 हमारी क्या होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। सही, इसको कैलकुलेट करके यानी क्या चीज पता लगती है? इसको कैलकुलेट कर दें हमारी फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो, क्या फिर हमने जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, जो हमारी फिक्स पेमेंट्स हैं, जिस तरह लीज की पेमेंट फिक्स है, इंटरेस्ट आपने पे करना है वो आपने फिक्स है, आपने जो प्रिंसिपल पेमेंट्स करनी है वो फिक्स है, कि आपकी फिक्स जो है वो पेमेंट कवरेज रेशियो क्या है कि कितने परसेंट आपने जो फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो आपने पे करने हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो। ठीक है जी। ये PST अभी आपको बता देता हूँ, ये पीछे जो है ना एब्रीवेट किया हुआ उसने ना, ये इसने किसी चीज को एब्रीवेट किया होगा, अभी कैलकुलेट कर देते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे पास उसने PST, इसने ना किसी चीज को यहाँ पे ना पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स को किया हुआ उसने। ओके सर, ठीक है, पेमेंट PST पेमेंट ऑन शेयर डिविडेंड को किया हुआ है। ठीक है जी, उसने एब्रीवेट किया हुआ है। अब उसके बाद हम जाते हैं, हमने लिक्विडिटी को भी देखा, एक्टिविटी को भी देखा, लिवरेज को भी देखा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात की। इसमें जी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब हम जब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम जिस आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस का नाम सुना होगा। ठीक हो गया जी। अगर हम ये हमने इसको किस में ले गए, हम इसमें परसेंटेज में ले गए हैं। अब देखें सेल्स रेवेन्यू जो चीज अननोन होती है वो 100% होती है, हमने 100 सेम कर दिया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 2009 में 67.9% थी और 2008 में 66.7 थी। इसका मतलब है कि 2009 में हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2008 की निस्बत इंक्रीज हो गई है। तो अगर 8 की निस्बत हम कंपेयर करें तो हमारी पोजीशन क्या हुई है, खराब हुई है, वर्स हुई है। ठीक हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट था, 33.3% 2008 में, लेकिन 2009 में कितना है, 32.1%। इसका मतलब है ये भी पोजीशन अगर 8 के वाले से देखी जाए तो परसेंटेज हमारी क्या हुई है, वो कम हुई, इसे हमने वर्स कह दिया। सेलिंग एक्सपेंस 4 शेयर हमारे 6.7 से 6.8 पे आ गए। बुरे मतलब बड़े हैं लेकिन बहुत ज्यादा रेशियो से नहीं बड़े, हम इसको बेटर कह सकते हैं कि कंट्रोल हुए। लीज पेमेंट भी हमारी डिक्रीज हुई है 1.3 से 1.1, ये भी हमारे लिए बेटर है। डेप्रिसिएशन हमारी 9.3 से 7.3 पे आई है, कम हुई है, बेटर है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पिछले साल 21.8% 5% थे, अब 18.5 है, बेटर हुए कि हमने एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया है, मैनेज किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा 2008 में 11.8% था, अब 2009 में 13.6% है, ये बेहतर हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 2008 में 3.5% था सेल्स का, अब 3% है, बेटर हुई है पोजीशन कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा जो है वो पिछले साल 8.3% था, इस साल 10.6% है, ये भी बेहतर हुआ है। टैक्स हमने 2008 में 2.5% था सेल्स का, इस साल हमने 3.1% दिया है। जारी बात है कि ज्यादा देना पड़ा है, इसलिए जब इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, वर्स हो गया, ज्यादा एक्सपेंस देने पड़ गए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट पिछले साल 5.8% था, इस साल जो है वो 7.5% है, बेटर हुआ है कि कम पे करना जो है वो आपका जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इनकम ज्यादा हुई है तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। प्रेफर्ड स्टॉक पे आपने जो है वो डिविडेंड पिछले साल 0.4% दिया था, अब 0.3% है, तो कम दिया है, ये भी आपको बेनिफिट है। और सेल का 7.2% है, तो इसका मतलब है कि आपके जो है वो पिछले साल के परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। तो इसे हम किसका नाम देते हैं, इनकम स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हमने उसको परसेंटेज
परसेंटेज में चेंज देखनी होती है। तो 9,86,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, 30,74,000 नेट सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 32.1% हमारा, यानी कि सेल्स का 32.1% हमारा क्या है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम जो है वो परसेंटेज में आंसर ले लें। तो 4,18,000 डिवाइडेड बाय 30,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 13.6, यानी कि नेट आपकी सेल्स का जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सेल्स का 13.6% जो है वो हमारा कैलकुलेट हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्निंग अवेलेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए क्या होती है, अर्निंग आफ्टर जो है वो इंटरेस्ट टैक्स होती है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सेल्स 2,21,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज में, तो ये 7.2% जो है वो सेल्स का 7.2% वो इनकम है जो अवेलेबल फॉर द स्टॉक होल्डर्स आपकी है। उसके बाद ये अर्निंग पर शेयर के एक शेयर पे आपकी कितनी अर्निंग हुई है, EPS हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वो होते हैं जो आपने जनरल पब्लिक को शेयर्स जारी किए हुए हैं, उन्हें हम नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग का जो है वो नाम देते हैं। तो हमारे पास जो है वो 2,21,000 का जो है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स है, और आउटस्टैंडिंग शेयर्स है जी 76,262, तो $2.90 आपकी अर्निंग पर शेयर क्या होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पे कितना रिटर्न है, अर्निंग अवेलेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। 2,21,000 की आपकी अर्निंग अवेलेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर, द टोटल एसेट्स जो है वो 35,97,000 की हैं, तो 6.1%, यानी कि जो टोटल एसेट्स आपने एम्प्लॉय किए हैं उसके ऊपर आपको 6.1% आपको जो है वो रिटर्न आ रहा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। जब हम टोटल इक्विटी की बात करते हैं उसमें शेयर होल्डर्स और रिटेन अर्निंग प्लस रिजर्व्स, ये तीनों चीजों को हम ऐड करेंगे तो आपकी टोटल इक्विटी जो है वो कैलकुलेट होती है। तो 2,21,000 आपका जो है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, डिवाइडेड बाय 17,74,000 टोटल इक्विटी है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 12.6%, यानी कि आपने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 12.6% जो है वो आपको मिल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो, ये हम कहते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस आपकी जो है वो क्या है, पर शेयर 32.25 और अर्निंग पर शेयर आपने ₹2.90 निकाली है, तो 11.1 आपकी क्या होती है वो जो है वो प्राइस जो है वो आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट हो जाती है। मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो आपकी निकलती है कॉमन स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन स्टॉक। तो क्या होती है जी, आपकी कॉमन स्टॉक इक्विटी 17,54,000 थी और नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो कॉमन स्टॉक के आउटस्टैंडिंग है वो 72,262 है, तो आपकी जो है वो मार्केट टू बुक वैल्यू आपकी जो वो $23 आपकी क्या है वो कैलकुलेट हो गई। मार्केट बुक रेशियो आपकी निकली है जी मार्केट प्राइस ओवर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू और शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। तो ₹32.25 आपने कैलकुलेट की थी मार्केट प्राइस ओवर शेयर टू कॉमन स्टॉक, और बुक वैल्यू टू शेयर टू कॉमन स्टॉक आपने ₹23 कैलकुलेट किया है। तो 32.25 को 23 से कैलकुलेट माइनस किया तो 1.40 आ गया। ठीक है, ये देखें, ये पीछे हमने दोनों चीजें क्या की, ये 23 कैलकुलेट की और ये हमारी ₹32 हमारी जो है वो ये हमारी कैलकुलेट हुई थी। ठीक है जी, इसलिए हमने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया, वहीं से उठा के हमने जो है वो अमाउंट्स मेंशन कर दी। ये हमारे पास ये जो हमने जितने भी रेशियोज कैलकुलेट की हैं ये उसकी समरी आ गई, यानी कि 2007, 2008 और 2009, यानी कि 3 सालों का हमने डाटा जो है वो कैलकुलेट किया। एवरेज हमने एक मतलब से लिए बार्लेट कंपनी की 2007, 8 और 9 इंक्लूडिंग 2009 इंडस्ट्री एवरेज, इसमें उसने आगे जो है वो 2009 की इंडस्ट्री एवरेज भी उसने जो है वो कैलकुलेट कर दी है। तो यहाँ से क्या है जी, आगे उसने जो है वो टाइम सीरीज एनालिसिस कर दी है और ओवरऑल उसने रिजल्ट लिख दिया, ओके है, गुड है, बेटर है, पुअर है, ये उसने क्या है वो कैलकुलेट करके बता दी है। ठीक है जी, अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो ये हमारी आगे ओके हमारी जो है वो सूटेबल आ रही है, क्विक रेशियो हमारी गुड आ रही है, इन्वेंट्री टर्नओवर भी हमारी गुड आ रही है,
एवरी कलेक्शन पीरियड पहले 2007 में देखें तो 43.9 दिनों में पैसे आ रहे हैं, फिर 51.2 दिनों में पैसे आ रहे हैं, और फिर 59, यानी कि हमारा जो और इंडस्ट्री एवरेज क्या है कि 43-44.3 दिनों में पैसे कलेक्ट होने चाहिए। तो हम देखेंगे हमारी जो पैसे कलेक्ट करने का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी परफॉर्मेंस पुअर है, हमारी कलेक्शन जो है वो बेटर नहीं है। एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करें तो पहले 75 दिन में थे, फिर 81 दिन में, फिर 95 दिन में। इंडस्ट्री एवरेज के 86। अगर हम पेमेंट डिले करते जाएंगे तो हमें जो सप्लायर है वो हमें जो है वो क्रेडिट नहीं देगा, वो कहेगा कि ये पेमेंट के हिसाब से अच्छे नहीं है, लेट पेमेंट करते हैं, तो वो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, मार्केट में पुअर हो जाएगी। टोटल एसेट टर्नओवर को देखें, ओवरऑल आपकी कंडीशन बेहतर है। डेट इक्विटी रेशियो 36-44, यानी कि अप टू 60% तक अगर डेट है तो आपको सुटेबल है, तो ये उस लिमिट के अंदर है, तो इसलिए हमने कहा जी ओके हमारी पोजीशन। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो हमारी ये हमारी गुड है, ठीक है जी। उसके बाद फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो ये भी हमारी क्या है जी गुड या ओके हमारी जो है वो कैलकुलेट हो रही है। ड्यू पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ एनालिसिस, द ड्यू पॉइंट ऑफ एनालिसिस जी बेटा। सर ऑफिस अब ऑफ हो रहा है, काइंडली क्या थोड़ा ब्रेक दे देंगे 15 मिनट्स का, कि घर जाके बंदा कर ले। दो अपना 3 स्लाइड्स रह गई हैं, जैसे आप कहते हैं। सर ऑफ हो गया यहाँ से, कि मैं वो बस क्लोजिंग करनी है थोड़ी। तो अच्छा चले, कितने बजे दोबारा मैं आपसे लूंगा क्लास? आप सर 15 to 10 मिनट्स लगेंगे। 3 स्लाइड सर, आप 3 स्लाइड पढ़ा लें, कोई मसला नहीं भाई, बैचेंगे 10 थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ा लें। चले जी, 3 स्लाइड आप 5 मिनट तक बैठे। सर मैं लीव करूंगा तो बाद में देख लूंगा। चले ठीक है, आप लीव कर लें। ओके सर, थैंक यू। The analysis is issued to this set the firm's financial statement and access its financial condition। बेसिकली आपने ड्यू पॉइंट सिस्टम क्या होता है कि आपने कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है स्टेटमेंट की वजह से उससे आपने एक्सेस करना है। इट मर्ज द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट इनटू समरी मेजर्स ऑफ इनटू 2 समरी मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या करता है, मर्ज करके 2 समरीज बना देता है उसकी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की मेजर के समरी को मेजर करने की, प्रॉफिटेबिलिटी की। मॉडिफाइड रिपोर्ट फार्मूला रिलेट्स टू द, अब ये फार्मूला किस रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड होता है, यूजिंग द फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लायर की बात कर रहा होता है, विच इज द रेशियो टोटल एसेट टू द कॉमन स्टॉक इक्विटी। जो क्या होती है, टोटल रेशियो ऑफ एसेट टू कॉमन स्टॉक इक्विटी को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एज शोन इन द सीरीज ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड 2 पॉइंट। जो पिछली स्लाइड्स है वहां पे उसने सीरीज ऑफ शो के अंदर उसने शो कर दी हुई है, ये देखें जी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की, टर्नओवर रेशियो, ये उसने क्या किया, रिटर्न ऑन एसेट निकाल दी 6.1 होगी, और रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओए मल्टीप्लाई जो है एफएलएम के साथ उसने उससे क्या किया, वो मल्टीप्लाई कर दिया उसने, ठीक है जी। ये आपकी ड्यू पॉइंट सिस्टम का एनालिसिस मॉडल आपको दिया हुआ है। सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्सेस आपके हैं, प्रेफर्ड स्टॉक है, करंट एसेट्स है, नेट फिक्स एसेट है, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। अब बेसिकली इसका जो ताल्लुक किसके साथ है, अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स है, और सेल्स के साथ होता है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका आ जाता है, इधर आ जाए तो ये सेल्स है, टोटल आपकी जो है वो एसेट्स है, टोटल आपकी लायबिलिटीज और टोटल शेयर होल्डर्स है। अब इनका ताल्लुक टोटल एसेट्स टर्नओवर के साथ है, टोटल लायबिलिटीज साथ है, कॉमन स्टॉक के साथ आपका आ जाता है। इन दोनों का जो नट शेल है वो हमारा कहाँ पे चला जाता है, रिटर्न ऑन एसेट और आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर। और एट द नेट इसका जो इस सब का जो फाइनल रिजल्ट आता है, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी हमारा क्या होता है, वो कैलकुलेट हो जाता है। इसे कहते हैं ड्यू पॉइंट सिस्टम ऑफ एनालिसिस का नाम हम देते हैं, ठीक है जी। और इसकी मॉडिफिकेशन देखें तो यूज ऑफ एलएफएम टू कन्वर्ट, एफएलएम को हम कन्वर्ट करते हैं रिटर्न ऑन एसेट में और रिटर्न ऑन इक्विटी में, विच रिफ्लेक्ट्स द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑन द फर्म रिटर्न्स, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ बार्लेट कंपनीज आरओए 6.1% हमने कैलकुलेट किया अर्लियर, और एफएलएम हमने 2.06 किया। कैसे किया जी, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी, ठीक है जी, इनटू द मॉडिफाइड ड्यू पॉइंट फार्मूला के जरिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.1% है, मल्टीप्लाई बाय 2.06 करेंगे तो हमारी 12.6% हमारी क्या होती है, वो कैलकुलेट हो जाती है। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है।